हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, सिविल सर्विस में जो निबंध है वो भी महत्वपूर्ण होता है। एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो छठवां पेपर रहता है उसमें ऐसे निबंध भी पूछे जाते हैं। और आपके बाकी जो टॉपिक अच्छे होते हैं उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि आपको एक अच्छा सा ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप जो जॉब चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, फिर से आपको कोशिश करना पड़ेगी। और मैं हमेशा यही फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं, चूंकि मुझे 12 साल से मोर देन 12 ईयर हो गया एज अ मेंटरशिप, और मैंने खुद ने महसूस किया है कि हमारी जो वीकनेस रहती है एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स वो कहाँ पर रहती है। तो एक तो क्या किया जाता है कि हम पीटी में बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, पीटी पर बहुत ज़्यादा, मतलब जितना समय नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा कर लेते हैं। मेंस का जो पार्ट है उस पर हम उतना समय उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दे पाते हैं, और फिर हम डर जाते हैं इंटरव्यू को लेकर के। तो इंटरव्यू जो है वो इतना ज़्यादा डरावना नहीं होता है। स्पेसिफिकली मैं एमपीपीएससी की बात करूं, 175 नंबर का इंटरव्यू है। डराने वाली जो चीज़ है वो है मुख्य परीक्षा। डराने वाली चीज से मतलब है कि आपको इसके बारे में गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए। इसमें जितना ज्यादा आप स्कोर कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और पीटी में जो पूछा जाता है उसकी भी तैयारी करो, इंटीग्रेटेड करो, ज्यादा अच्छा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखना चाहिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। और आप इसका यूज किसी भी, मतलब चाहे आप यूपीएससी में होता है उसमें भी कर सकते हो, दूसरे किसी स्टेट सर्विस के एग्जाम में बैठते हो वहां पर भी यदि ऐसे राइटिंग का टॉपिक है तो वो भी आप कर सकते हो। निबंध के लिए तीन पार्ट जो है वो उनको ध्यान रखना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन, देन फिर आता है मेन बॉडी, और फिर कंक्लूजन, है ना। तो पहले तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर हम निबंध कौन से टॉपिक पर लिखें। हमारे सामने चॉइस दी गई है, तो हम उसमें से कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय चूज करें जो हमें बहुत अच्छे से नंबर प्रोवाइड कर पाएगा। तो कोशिश ये करो कि ऐसा टॉपिक लो जिसके बारे में आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आपके पास पर्याप्त जानकारी है। ऐसे किसी टॉपिक का आप चुनाव करो। अब सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं होता कि सफिशिएंट जानकारी तो मेरे पास फिल्मों को लेकर है, तो पता चला कि कला पर कोई निबंध आया तो मैं उसको चूज कर लूं। फिर रिलेवेंस देखना पड़ता है कि आप जिस सर्विस में जा रहे हो आपका आकलन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि वह जो टॉपिक है वो कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, वो कितना आज के समय प्रासंगिक हो रहा है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या की बात की जा रही है, और उस समस्या के समाधान या समाज सुधार संबंधी ऐसे पॉइंट भी आते हैं क्या। क्योंकि आप बनने जा रहे हो प्रशासनिक अधिकारी, आपको कोई साहित्यिक निबंध जो है वो बचना चाहिए। आपको थोड़ा सा इस तरीके की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से निबंध रखो, टॉपिक का चयन इस ढंग से कर लो। दूसरी बात, जब आप आंसर करो यानी निबंध लिखने बैठो तो थोड़ा सा समय निकाल लो। यानी ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि आप जो निबंध लिखने जाएंगे तो उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपको देना चाहिए। तो इसके लिए क्विक रूप से तुरंत वहां पर प्लानिंग कर लो कि जब आप निबंध लिखने बैठे तो ऐसा ना हो कि सही ऑर्डर में आप चीजें नहीं दे पा रहे हो। जानकारी तो भरपूर है लेकिन उनका क्रम जो है, उनका जो सीक्वेंस है वो हम सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग कर लो, थोड़ी सी मैपिंग कर लो कि हाँ ये पॉइंट जो है हम दे सकते हैं। रफ पेज पे जा करके कहीं ऐसा इंडेक्स बना सकते हो, और लिखते समय उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब निबंध में सबसे पहले आता है इंट्रो, यानी प्रस्तावना कह लो, परिचय कह लो। ये उस निबंध का पहला हिस्सा होता है। तो इस पहले हिस्से में अब क्या लिखें, पहली बात ये आती है कि इंट्रो में हम लिखें क्या, प्रस्तावना में लिखें क्या। तो जो टॉपिक आपने चूज किया है, यानी इसमें आप जो सब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। यानी उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वह आखिर कौन से प्रसंग से जुड़ा हुआ है, उसका रेफरेंस संदर्भ क्या है, जो समस्या है उस समस्या के बारे में, उसकी समीक्षा जो की जाएगी, उसके समाधान के बारे में, उन पॉइंट को हमें बताना है। कुछ ऐसा समझ लो इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं
कि जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो उस मूवी रिलीज के पहले हम उसका ट्रेलर जो देख लेते हैं, तो ट्रेलर देखकर हमें पता चलता है कि आखिर हमें पैसे खर्च करके देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका परिचय, आपकी प्रस्तावना, इंट्रो पढ़ करके वहां समझ में आ जाता है वैल्यूअर को कि इस व्यक्ति के निबंध को हमें सीरियसली पढ़ना है या बस ऐसे ही सतही तौर पर देखना है ना। तो इंट्रो का मतलब ही ये हो जाता है कि जो भी उस निबंध को पढ़ेगा उसके अंदर एक प्रकार से एक इंटरेस्ट पैदा कर दे, रुचि पैदा कर दे कि नहीं, इसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है। तो वो कैसे आप उसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट जगा सकते हो निबंध लिखते समय, तो आप उस निबंध की शुरुआत किसी प्रश्न से कर सकते हो या एक कोई शॉर्ट स्टोरी ऐसी ना हो कि पता चला पूरा निबंध साइड हो गया और हम कहानियां लिखने में, यानी कुछ ऐसा सस्पेंस टाइप की चीजें यहाँ पर आप बना सकें। कोई मुहावरा, कोई कहावत है ना, कोई कोटेशन, कोई उक्ति, वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हमें इंटरेस्ट पैदा करती हैं कि अरे इसको और पढ़ना चाहिए। यदि आपने कभी नॉवल पढ़े हो, उपन्यास, आज तो सोशल मीडिया और इसका समय है तो किसको फुर्सत है नॉवल पढ़ने की। तो नॉवल पढ़ते समय होता ये था कि अगर कहाँ उसमें स्टोरी हमें समझ में आती है तो हम एंड तक जब तक पढ़ नहीं लेते थे तब तक उसको साइड में नहीं रखते थे। या आपने कभी कॉमिक्स पढ़ी हो तो इस तरीके से एक सस्पेंस क्रिएट करो, एक उत्सुकता क्रिएट करो कि अरे इसमें और क्या। ठीक है। और ये जो इंट्रो है इसका उद्देश्य सिंपल सा है, इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जो टॉपिक जिस पर निबंध लिखते हैं उसके बारे में शॉर्ट में बताएंगे। आप अपना जो पॉइंट है, अपना जो पक्ष है वो उसमें स्पष्ट करेंगे, है ना। आप उसमें इंट्रो में अपने निबंध की संरचना को, आगे हम क्या क्या चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, उसका प्रस्तुतिकरण देंगे। इंट्रो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। निबंध जैसे मान लो 1000 शब्दों का है तो इंट्रो 100 से 150 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जैसे एमपीपीएससी निबंध 250 का भी पूछता है तो वहां पर इंट्रो और छोटा होना चाहिए, है ना, और बड़ा साफ साफ सीधा सीधा लिखना चाहिए। ठीक है। अब इंट्रो में क्या होता है कि देखो, उत्सुकता बढ़ाना चाह रहे हो, उसका इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि कुछ उसको जो वैल्यूअर है यानी पढ़ने वाला है उसको हम प्रलोभन देंगे, लालच भी देंगे कि आपको हमारी कॉपी आगे पढ़नी है। क्यों? हम उसकी प्रासंगिकता यानी उसकी एक प्रकार से यूटिलिटी सिद्ध करेंगे जिस टॉपिक पर हम लिखने जा रहे हैं, है ना। ये जो विषय जो चूज किया है वो विषय समकालीन है यानी वर्तमान में महत्व का है ना। कोई प्रमुख समाचार, कोई सामाजिक मुद्दा, कहावत, ये सब चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक। अब और डिटेल में मैं अगर इंट्रो के बारे में बात करूं, प्रस्तावना के बारे में बात करूं, तो प्रस्तावना आपके निबंध की संरचना का एक सिंहावलोकन है, यानी एक फौरी तौर पर ये बता देती है कि हाँ ये डेप्थ वाइज इसमें कौन कौन सी चीजों को लेगा। यानी अगर निबंध आपका फुल निबंध है तो उसमें जो मेजर पॉइंट है और उसके उप विषय हैं उनकी संक्षिप्त में चर्चा करनी है, यानी हम आगे क्या लिखेंगे उनके बारे में बताना है। ठीक है। अब जो आप लिखते हैं तो उसके साथ क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक वाक्य अपने आप में बस छोड़ दिया और नए वाक्य जो आप लिख रहे हैं उनका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। दोनों के बीच में संबंध जरूर होना चाहिए। इसके लिए साइन पोस्टिंग शब्द जो रहते हैं कि पहले, इसके अलावा, हाउ एवर, मोर एवर, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनसे हम संक्रमण वाक्य कहते हैं यानी ट्रांजिशन, एक सेंटेंस दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको इंट्रो में निबंध लिखते समय ध्यान में रखनी है। अब इंट्रो हो गया तो देन अब हम आते हैं उसके मेन पार्ट पर, यानी निबंध के मुख्य भाग पर आते हैं। इंट्रो जितना महत्वपूर्ण था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि निबंध का ये मुख्य भाग। इंट्रो इसलिए महत्वपूर्ण था कि वैल्यूअर की एक राय डेवलप करवाता है कि हाँ इसके निबंध को हमें गंभीर रूप से पढ़ना है या बस सतही तौर पर सिर्फ अपने कॉपी चेक करने का पेमेंट रिसीव करना है। तो इसलिए जैसे इंट्रो महत्वपूर्ण था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस निबंध का मेजर पार्ट, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आप जो टॉपिक आपने चूज किया है उसका गहराई से विश्लेषण किया होगा,
अभी आपने वो टॉपिक चूज किया है तो उसमें लिखते समय इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। यानी जो टॉपिक आप ऑप्ट करते हैं उसमें आपका दृष्टिकोण, आप कौन से लॉजिक लगा रहे हो, तार्किक बात कर रहे हो या ऐसे ही कुतर्क, कुछ एविडेंस, आलोचना, मूल्यांकन, इन सब चीजों का जो भाव है वो आपके लिखते समय आ जाना चाहिए। तो कुछ बातें बताता हूं कि निबंध के मेन पार्ट में आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है। तो एक हम बात करते हैं उसके संरचना पर। तो संरचना का मतलब ये है कि जब आप निबंध लिखेंगे तो क्या हम पूरा एक साथ लिखते चले जाएंगे, उसमें कुछ हेडिंग, कुछ पैराग्राफ बना सकते हैं? हाँ, आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ में डिवाइड करें और हर पैराग्राफ जो है किसी एक अलग पॉइंट को लेकर चलेगा। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ और दुनिया भर की समस्याएं उसी में लेकर के आ गए। यानी कोई जो टॉपिक आप ऑप्ट करते हो तो उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो मेजर एलिमेंट हैं, बस उन मेजर एलिमेंट, उन मुद्दों के चारों तरफ आपका वो पैराग्राफ घूमना चाहिए। दूसरी एक कमी देखने को मिलती है निबंध लिखने में कि हम कुछ निबंध में कुछ हिस्से तो बहुत अच्छा लिख देते हैं और कुछ हिस्से में बहुत कंजूसी, यानी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो हर पैराग्राफ निबंध का अपने आप में महत्वपूर्ण है, इक्वल वेटेज देना चाहिए, समान रूप से आपको महत्व देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उस मुख्य बात से, निबंध की मुख्य संरचना से कनेक्टेड रहे, उससे कहीं वो अलग ना चला जाए। ठीक है, तो वो कैसे संबंधित रहेगा ऊपर का पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ? तो इसके लिए आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि या पहले हम बात कर चुके हैं, इस तरीके की चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो मेन उसमें आप लिखेंगे, यानी मटेरियल कंटेंट क्या है, सामग्री क्या है। तो मुख्य भाग में आपको, आपने जो विषय लिया है उसकी समीक्षा करनी है, उसका इवैल्यूएशन करना है। और जब आप समीक्षा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है उसके प्लस और माइनस दोनों पर विचार करते हैं। क्या उसमें सकारात्मक बातें हैं और क्या उसमें नकारात्मक बातें हैं? जैसे सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पर निबंध लिखते हैं तो उसके कंटेंट में हमें ये डालना ही पड़ेगा कि सोशल मीडिया में ये बड़ी अच्छाइयां हैं और दूसरी तरफ हमें उसके नेगेटिव इफेक्ट को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कारण है, उसका प्रभाव है, कौन सी चुनौतियां हैं, सुझाव हैं, यदि आपके पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं, कुछ कोई आंकड़े हैं, कोई रिपोर्ट है, ऐसा कोई निबंध है, तो वो सब आपको उस कंटेंट में यानी उस सामग्री के अंदर लाना पड़ेगा। तब जाकर के आप कह सकते हो कि मेरे द्वारा लिखा गया निबंध सतही नहीं था, हमने इसका डीप एनालिसिस किया था, आवश्यकता अनुसार उसमें आंकड़ों का प्रयोग किया था, आवश्यकता अनुसार किसी रिपोर्ट का प्रयोग किया था। लेकिन आंकड़े बहुत ज्यादा ना प्रयोग में लाएं, लाएं कुछ सीमित हद तक लाएं। कुछ लोग क्या करते हैं निबंध की सामग्री के अंतर्गत कि जैसे कोटेशन की बात हुई कि कोटेशन या किसी का, तो कोटेशन भी बहुत ज्यादा मत लिखते रहो कि 2 लाइनें लिखते हो फिर एक कोटेशन जोड़ देते हो, फिर 2 लाइनें लिखते हो फिर कोई कविता जोड़ देते हो। वो इरिटेट करेगा किसी को भी। तो आप ये इंश्योर करें कि आपका जो भी कंटेंट है वो झूठ नहीं होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए। मेन पार्ट में ये सब चीजें आएंगी। ओके, नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट आता है कि उस निबंध का हम कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। तो जब आप निष्कर्ष लिखने बैठोगे तब आपको इंट्रो फिर से याद करना चाहिए, रिकॉल, और जो मेन पार्ट आप लिख कर आए थे उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी यहां आप कुछ प्रमुख विचार, कुछ प्रमाण, जैसे कोई ऐसा निबंध ले रखा है जिसमें कोई समस्या से संबंधित था तो उसके समाधान यानी सुझाव भी आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जैसे, यानी कि ये इंट्रो से भी मेन पार्ट दोनों से कनेक्टेड होगा और वो जो समस्याएं थी उनका संक्षेप में, उन समस्याओं के समाधान का संक्षेप में उल्लेख करना पड़ेगा यदि कोई है। निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं होगा, बड़ा पार्ट मेन पार्ट होगा, कंक्लूजन भी छोटा होगा, निष्कर्ष छोटा होगा और स्पष्ट होगा। स्पष्ट होने के साथ साथ इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टाइम खत्म हो रहा था या ऊपर हमने अच्छा लिख दिया है, अब लास्ट में क्या है चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा। पॉजिटिवनेस झलकना चाहिए, इंस्पिरेशन, कुछ प्रेरकता हो, है ना, वो सारी मुद्दे जो हैं वो इसमें आना चाहिए।
ठीक, सिमेट्रिकल होना चाहिए निष्कर्ष, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर आपने ज्यादा प्रकाश डाल दिया और कहीं पर अंधेरा छोड़ दिया। निष्कर्ष में एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई नई जानकारी, कोई नया एविडेंस, कोई नई कहानी, कोई नई कहावत, कोई नया कोटेशन, इन चीजों से बचना चाहिए। जो आप पहले लिख चुके हो, जो आपने इंट्रो में और मेन पार्ट में लिखा है, कोशिश करो कि उन्हीं को लेकर के आपका निष्कर्ष हो। कुछ नया करने की कोशिश निष्कर्ष में मत कीजिए, वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। निष्कर्ष में आप अपना व्यक्तिगत मत भी लिख सकते हो। आपकी, चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो इतनी समझ है, आप अपना किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका यदि तार्किक मत है तो आप दे सकते हो। आप विश्लेषणात्मक कोई मूल्यांकन, समीक्षा, समाधान, सुझाव, सलाह दे सकते हो। इवन यहाँ पर आप संदेश भी छोड़ सकते हो, मैसेज भी छोड़ सकते हो कि पढ़ने वाले पर जिसका प्रभाव पड़े। ठीक है ना। आप कोई चैलेंज, जैसे मान लो पर्या नारी के ऊपर कोई निबंध है, नारियों के ऊपर होने वाले अत्याचार पर है, तो आप कोई आह्वान, कोई संकल्प ले सकते हो कि मैं अपने सभी दोस्तों को संकल्प चल ले करके आगे बढ़ना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में उनके साथ हमेशा सकारात्मक कार्य किया जाए, सहयोगात्मक कार्य किया जाए, है ना। तो कहने का मतलब है, निष्कर्ष में पढ़ने वाले को कुछ करने के लिए, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव करने के लिए इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। आप निश्चित इसके लिए सुझाव दें, है ना। तो ये सब बातें आपको क्या है, रखना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं सिविल सर्विस में निबंध लिखने के। अब मैं बात करूंगा कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में निबंध पूछा था, एक तो उसका एक मॉडल आंसर, एक आदर्श आंसर, मिलता जुलता एक कोशिश करते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसा हो। यहाँ एक निबंध आता है, 250 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, कोई भी एक लिखना पड़ता है किसी भी एक विषय पर, और इसके लिए नंबर फिक्स होते हैं, 25 नंबर का ये निबंध होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये पूछा था इन्होंने, अस्पृश्यता वर्सेस सामाजिक दूरी। अच्छा, मीडियम आपका इंग्लिश है तो भी आपको हिंदी में लिखने होते हैं एमपीपीएससी में, और हिंदी वालों को तो लिखना ही। दूसरा दिया है स्त्रियों के विधिक अधिकार और व्यवहार। तीसरा दिया है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, और चौथा दिया था मोबाइल संस्कृति। और 4 यहाँ पर निबंध दिए गए हैं। सबसे पहले बात आती है कि आप कौन से टॉपिक पर निबंध लिखोगे। तो जो शुरुआत में आपको बताया था कि निबंध ऐसे टॉपिक पर लिखो जिसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो, है ना, स्पष्ट रूप से लिख सको। ऐसा मत करना यहाँ पर कि अरे मैं तो वो टॉपिक ले लेता हूँ जिस पर दूसरा कोई नहीं लिख रहा है। अब ऐसा आपने टॉपिक ले लिया लेकिन हमारे पास लिखने को कुछ भी नहीं है, तो फिर वो जो चॉइस थी, जो आपके लिए एक यूएसपी बन सकती थी, आपकी एक ताकत बन सकती थी, वो यहाँ आपकी वीकनेस बन जाएगी। मैं एक निबंध लेता हूँ, ये भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। ये काफी टफ है, बहुत कम लोग इस निबंध को हाथ लगाते हैं, और बहुत कम लोगों ने इस निबंध को हाथ लगाया भी था। तो देखें इसका एक आदर्श आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इस निबंध की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इसके इंट्रो से करेंगे, प्रस्तावना से करेंगे। प्रस्तावना आप हेडिंग बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, यानी भारतीय, एक तो हम संस्कृति को कनेक्ट करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, तो आगे जो चीजें आती हैं वही सब इसमें इंट्रो में आ जाना। देखो आप, कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब है प्रकृति के समस्त संसाधनों को सुरक्षित, संतुलित और समृद्ध रखना। यानी पहली लाइन में बड़े स्पष्ट रूप से यह बता दिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन जो है वो हमें ये बताती है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है क्या। बहुत ही 1.5 लाइनों में, 2 लाइनों में ये स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आगे, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 5 तत्व रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख किया है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। आप उस चौपाई का भी उल्लेख कर सकते थे। यदि चौपाई आप भूल जाते हैं तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु। अब यहाँ ये विचार मत करने लगना साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं कि ये तो तत्व नहीं है, ये तो कंपाउंड है, पानी कंपाउंड है।
हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मानेंगे। तो मिलकर के बने हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझने के लिए हमें, चूंकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, हमें प्राचीन संस्कृति की ओर मुड़ना होगा, जिसमें प्रकृति को पूजा। अच्छा, यहाँ देखो, एक मैं बात आप ध्यान दिलाऊं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शब्द यूज किया कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझने के लिए हमें, यहाँ हम शब्द प्रयोग में लाए हैं, मैं शब्द प्रयोग में नहीं लाए, क्योंकि ये निबंध कोई आपके लिए नहीं है, ये तो हम पूरे सबकी बात कर रहे हैं ना। तो भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति की ओर मुड़ना होगा, जिसमें प्रकृति को पूजा, सम्मान, सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस जिसे बोलते हैं, सह सृजन को क्रिएटिविटी की भावना से देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे, ये अभी इंट्रो में ही आप कुछ जो पॉइंट थे चाहो तो और जोड़ सकते हो। ये चूंकि 250 वर्ड का है तो इंट्रो इससे ज्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करो। लगभग ये 50 शब्दों के आसपास, 60 शब्दों के आसपास, 70-80 के आसपास भी अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम मुख्य भाग पर। ठीक है, निबंध का मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में क्या लिखना है, टॉपिक बिल्कुल फोकस रहे कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण। तो प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि, हम भारतीय संस्कृति को लेंगे, पर्यावरण संरक्षण को लेंगे, तो चूंकि पर्यावरण का संरक्षण हमारी संस्कृति में तो सदियों से, सालों से चल रहा है ना। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, कवि, लेखक, चिंतक, समाज सेवी, धर्म संस्थापकों ने प्रकृति के प्रति प्रेम, कृतज्ञता, सेवा, सुरक्षा, संरक्षण की महती प्रेरणा दी। महती का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, प्रेरणा, इंस्पिरेशन दिया हुआ। ठीक है, अब मेन पार्ट में क्या बोला था कि आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हो। आप हेडिंग के साथ बनाते हो, अच्छी बात है, और हेडिंग के साथ नहीं बनाते हो तो भी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक हेडिंग के साथ बनाया, प्रकृति को पूजा। अब जो भी कुछ रहेगा वो सब इसी के चारों ओर रहेगा, क्योंकि अब इसमें हम दूसरे पॉइंट को ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो हमारी संस्कृति में प्रकृति के हर अंग, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे फूल हो, चाहे पहाड़ नदियां हो, या इवन सूर्य और चंद्रमा हो, उनको किसी ना किसी देवता के रूप में, जैसे उदाहरण आपने देवता लिखा और उसको ब्रैकेट में समझा भी दिया, सोम, मरुत, पृथ्वी, सूर्य, इनका प्रतीक माना गया है, और उनकी पूजा प्रार्थना प्रतिदिन, प्रतिमा, प्रति संवत्सर की जाती है। इसमें हमें प्रकृति के प्रति आदर, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यानी हम प्रकृति को पूजते हैं, और जब हम प्रकृति को पूजते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, तो जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण संरक्षण तो भारत की संस्कृति के रग रग में व्याप्त है ना। अगला पैराग्राफ या अगली हेडिंग से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा आता है प्रकृति को सम्मान, रेस्पेक्ट ऑफ नेचर। तो हमारी संस्कृति में प्रकृति को कितना सम्मान दिया जाता है। हम अपनी प्रकृति में माता शब्द का प्रयोग करते हैं, माँ शब्द का प्रयोग करते हैं पृथ्वी के लिए, गंगा नदी के लिए, भारत की सारी नदियों के आगे हम माँ शब्द का प्रयोग करते हैं, गाय के लिए, ठीक है, पिता शब्द का प्रयोग करते हैं सूर्य के लिए, वृक्ष के लिए, भाई शब्द का प्रयोग करते हैं, बहन शब्द का प्रयोग करते हैं अग्नि, सरस्वती, मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं चंद्रमा के लिए, पर्वत के लिए। और ये क्या है, ये हमारा प्रकृति के प्रति दिया जाने वाला सम्मान है, रेस्पेक्ट है। तो संबंधों का पालन करते हैं, रक्षाबंधन के रूप में, भाई दूज के रूप में, पितृपक्ष के रूप में। ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ जोड़ती हैं। ठीक है, इसमें हम प्रकृति के प्रति सम्मान, उनके साथ सह अस्तित्व, सह आनंद की भावना उत्पन्न करते हैं। हम कोई भी अपने संस्कृति के त्योहार को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग बना ली कि प्रकृति को हम सह अस्तित्व के रूप में भारतीय संस्कृति में रखा गया है, जो पर्यावरण संरक्षण में। देखो कैसे कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को हमारा सहचर, सहचर यानी साथ में चलने वाला, यानी एक जीवन साथी माना गया। ठीक है, जिसके साथ हम सुख दुख, हित हानि, लाभ नुकसान में समान भागीदार हैं, है ना। हमें प्रकृति के संसाधनों का समुचित संतुलित उपयोग करना होता है, और प्रकृति के प्रलोभनों का सम उपयोग करना होता है। और यही देखो अभी हिमाचल में स्थिति बनी हुई है
क्यों? हम प्रकृति के साथ अब ना तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ना प्रकृति का हम पूजा कर रहे हैं और ना ही प्रकृति को हम अपना सह अस्तित्व। पूरी की पूरी भीड़ पहुंच जाती है नए नए एडवेंचर के लिए पहाड़ों पर। इवन अभी आप देखोगे कि हिमालय जैसी चोटी पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए चढ़ाई करते हैं। वो खुद चढ़े तो समझ में आता है, वो आज पूरा दूसरों पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी की मदद या जो शेरपा हैं उनको पैसे देकर उनके माध्यम से पहुंच जाते हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आखिर ऐसे लोगों का ऊपर उस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से इस प्रकृति को क्या लाभ, इस विज्ञान को क्या लाभ, इससे किसी को क्या लाभ? वो सिर्फ कचरा फैलाते हैं, वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। यदि कोई साइंटिस्ट जाता, कोई नई डिस्कवरी करने जाता तो समझ में आता है। हम इस पॉइंट पर वापस लौट के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगला फिर एक हेडिंग बना सकते हैं, प्रकृति का सह सृजन या प्रकृति को सह सृजन मतलब होता है नई प्रकार की रचना, कुछ नया बना देना। सह मतलब साथ में। तो हमारी संस्कृति में प्रकृति को हमारा सह कलाकार यानी सह रचनाकार माना गया है। भाई नई रचना, नई कृति, जैसे मूर्तिकार है नई प्रकार की मूर्तियां बनाता है, पेंटर है तो नए चित्र बनाता है, तो कुछ क्रिएटिव। तो प्रकृति को ये माना जाता है जिसके साथ हम सुंदर, सुलभ, सुरक्षित और सम उपयोगी कलाकृतियों की रचना कर सकते। अब इसके अंदर आप ब्रैकेट में उनको और एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 250 शब्द में लिखना था, ये लगभग 300 शब्द होंगे। अब हम आ जाते हैं निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर। तो निष्कर्ष की हेडिंग डालेंगे, जो आपने इंट्रो में लिखा है, जो मेन पार्ट में लिखा है, बस उसको याद रखना है और हमें एक मैसेज देते हुए बताना है। तो प्रकृति के प्रति हमारी संस्कृति की इन भावनाओं को हमें आज भी जीवित, जागृत, जोशीला और जुनूनी रखना होगा। आपको कुछ शब्द लगें कि ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं है हिंदी भाषा के साथ, तो आप उनमें परिवर्तन कर सकते हो, है ना? क्योंकि प्रकृति ही हमारा सच्चा मित्र, मार्गदर्शक, पोषक, पालक, संरक्षक। प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें प्रकृति के साथ समन्वय, समरसता, समझौता, समझदारी, समर्पण का भाव रखना होगा। इतने पर ये जो ऐसे है ये कंप्लीट। बट चूंकि ये भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से है, तो अब आप देखते हो कि पर्यावरण के लिए तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ आप सुझाव भी क्या दे सकते थे? अगर हम शब्द सीमा से नहीं बंधे हैं तो हाँ, हम यहाँ पर कुछ सजेशन भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सुझाव की बात की है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें कुछ कार्यक्रम, जैसे अभी चलते भी हैं, पर्यावरण दिवस, वृक्ष लगाओ अभियान, प्रकृति प्रेमी संघ की स्थापना, कुछ कानून जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सब बनाए ना, का पालन, कुछ उपाय यानी कि प्राकृतिक रूप से हम रहें, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें। ऐसा नहीं कि जंगल साफ कर दिए, बिल्डिंग बना दी, बिल्कुल नदी के किनारे ही हम अपना घर बनाएंगे। तो ये सब चीजों का अनुसरण। ये था हमारा 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए निबंध का एक आइडियल आंसर। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ये जो निबंध है ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।